नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, जैसे ही आपकी री एग्ज़ाम की डेट आएगी यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएट लेवल की, मैं आपको यूट्यूब वाली टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर दूंगा, जिसमें मैंने उत्तराखंड जी के आपका दिया था लास्ट। और आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट 177। ठीक है। तो यानी कि जो हमारी क्लासेज आपकी आ रही थी, रिवीजन महाकुंभ या स्पेशल फैक्ट क्लास, उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मैं आप लगातार दूंगा री एग्जाम तक। तो इन सभी टेस्ट सीरीज का आप लोग लाभ उठाएं, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस वाली। यूट्यूब पर तो रिवीजन होगा ही होगा, साथ ही एप्लीकेशन स्टोर पे भी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो देखेंगे आज हिंदी टेस्ट पार्ट 177। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आंचरी का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो टेस्ट आएंगे जितने भी आगे को, उनमें मैं क्या करूंगा, कुछ पीवाईक्यू भी मिक्स करूंगा, कुछ हमारे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आयोग के पैटर्न पे रहेंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ऐसे रखेंगे कि जिसमें दो चार पीवाईक्यू भी आपके इंक्लूड रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ 20 से 25% पीवाईक्यू बनने की संभावना हमेशा रहती है एग्जाम में। ठीक है। और हो सकता है वो 5 साल पहले भी पूछा जा चुका प्रश्न हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पिछले 5-6 सालों के पीवाईक्यूज तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल घोट के पी जाओ 5-6 साल के पीवाई क्यू, उसमें गलती की गुंजाइश मत करना। किसी भी एग्जाम में मान लीजिए 10 ही पीवाई क्यू आए, अब देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एवरेज स्कोर किया 60, ठीक है, और 10 पीवाई क्यू थे, 10 पीवाई क्यू से आपका स्कोर हो गया 70, अगर आपने उनको कवर किया है। मान के चलो एक हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आपके पीवाई क्यू में एक भी नंबर कम हो गया, 9 ही क्वेश्चन आप कर पाए आते हुए भी, तो एक नंबर कितना पीछे आपको उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में करता है, ये मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो एक नंबर की वैल्यू बहुत है यहाँ पे, इवन 0.25 से सिलेक्शन रुक जाता है कई बार। तो पीवाईक्यू में गलती की गुंजाइश नहीं है भाई, मैं इतना ही बोलूँगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तब मैं बोल रहा हूँ। आँचरी जो होता है, मैंने आपको कई बार बताया, आँचरी को बोला जाता है जो परियाँ होती हैं, परियाँ। ठीक है। तो परियाँ जो होती हैं, तो इनको आंचरी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, अप्सराएं। ठीक है। तो कृष्ण की गोपियां जो होती थी, जो कृष्ण की गोपियां थी, बोला जाता है कि भगवान कृष्ण की गोपियों की आत्माएं जो है आपका पहाड़ों में घूमती है कई जगह पे, इन्हीं को आंचरी या अप्सराएं कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है। देखिए, कौन सा इनमें से गढ़वाली लोक गायक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जीत सिंह नेगी गढ़वाली लोक गायक हैं, जगदीश बकरोला भी हैं इसमें। ठीक है। किशन सिंह पवार जी भी हैं, गजेंद्र जो रावत हैं इसमें, गजेंद्र रावत आपका गढ़वाली लोक गायक नहीं होंगे इसमें। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। गजेंद्र राणा भी आपने सुना होगा एक नाम, गजेंद्र राणा जो हैं ये गढ़वाली लोक गायक हैं। ठीक है। लेकिन गजेंद्र रावत जो है ये मोस्टली कुमाऊनी संगीत से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है आपने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। पहला है, देखिए, अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, जो ए है बिल्कुल सही है, बी भी सही है, सी भी स्टेटमेंट सही है, डी जो है गलत है। परिपत्र जो होता है ना, परिपत्र को क्या कहा जाता है, गस्ती पत्र या घुमक्कड़ पत्र भी कहा जाता है। गस्ती पत्र या घुमक्कड़ पत्र भी कहा जाता है इसको। ठीक है। परिपत्र सर्कुलर कहते हैं इसको, एक ही बार में जारी हो जाते हैं सभी ऊपर से नीचे तक डिपार्टमेंट को एक ही बार में। तो ये अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है, तो नहीं लिखा जाता जो स्टेटमेंट दिया ये गलत है। ठीक है। क्या बोला मैंने, परिपत्र जो होगा या गस्ती पत्र जो होगा हमेशा अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाएगा। चलिए, अगला है, देखिए, निम्न में से कौन सा असत्य है। ये आपका पीवाईक्यू है। जिठान का अर्थ है देवरानी, बौराण का अर्थ है बहुरानी, ढांटी का अर्थ है अविवाहित स्त्री, झड़नादि का अर्थ है पोते का पुत्र। तो इसमें पहला जो है भैया आपका ये असत्य है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। बौराण का अर्थ होता है बहुरानी। ठीक है। बहुरानी को देखिए कुमाऊनी क्षेत्र में बुआरी भी कहा जाता है, बुआरी। बुआरी का मतलब भी बहुरानी होता है। ढांटी उस स्त्री को कहा जाता था जो अविवाहित रहती थी। ये उत्तराखंड में कई शब्दावली ऐसे आते हैं, ढांटी क्या था। ठीक है। इसके अलावा आपने और भी इसमें टर्म काफ़ी आई हैं। जैसे आपका एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना था बीच में किसी एग्जाम में, अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन। हाँ, याद आ गया, कोल्टा भी पूछा गया था ना आपसे। ढांटी जैसे अविवाहित स्त्री को कहते हैं, उत्तराखंड में कोल्टा जो है किसके लिए प्रयुक्त तो शब्द है। ठीक है, विधवा महिला के लिए। विधवा महिला जो होती है उसके लिए कोल्टा शब्द प्रयोग होता है। तो ऐसे आयोग बना रहे बार बार ऐसे प्रश्नों को।
झगनाती का मतलब, नाती का मतलब तो पोता होता है, ठीक है। झगनाती का मतलब ये होता है कि पोते का भी जो पुत्र होगा, यानी कि फोर्थ जनरेशन। दादाजी हैं, मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी ने अगर मेरा भी बच्चा देख लिया, ठीक है, वो दादाजी का क्या हो गया, झगनाती हो गया, ठीक है। तो पोते का पुत्र, ये सही है। तो ये डी भी इसमें सही है, ठीक है। जेठान का मतलब होता है जेठानी, ठीक है। जेठान का अर्थ होता है जेठानी होता है, ठीक है, ना कि देवरानी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साहित्यकार दिए गए हैं और उनके जन्म क्रम के हिसाब से आपने सही में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा, इनका जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 20 मई सन 1900 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था आपका 21 फरवरी 1899। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था आपका 30 जनवरी 1889। ठीक है, अब लगाइए क्रम में। ठीक है, तो क्या लगाना है इसमें? कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले देखिए जयशंकर प्रसाद जी आएंगे इसमें। तो सबसे पहले आ जाएगा घ, ठीक है। प्रसाद जी के बाद आ जाएंगे कौन हमारे? निराला जी। फिर हमारे पंत जी आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे महादेवी वर्मा आ जाएगी। तो घ ग ख क, ठीक है। तो घ ग ख क, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सी उत्तर इसमें बिल्कुल सही है। चलिए अगला है, देखिए जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जौनसारी भाषा में जो मेहमान होता है, देखिए, या उत्तराखंड में कुमाऊनी में भी बहुत जगह आपको यही शब्द देखने को मिलेगा। और ये शब्द आपका कहलाता है जौनसारी में मेहमान के लिए ऑप्शन डी, ठीक है, पावड़ा। इसी से मिलता जुलता जो शब्द है पौड़ा, ठीक है, पौड़ा। पौड़ा जो होता है, देखिए, ये कुमाऊनी में कहा जाता है मेहमान को। मेहमान के लिए शब्द प्रयोग होता है कुमाऊनी में पौड़ा, या पौड़ भी कहा जाता है, पौड़ आए हैं बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पौड़ा जो होता है एक नृत्य भी होता है भोटिया जनजाति का। किसका? भोटिया का, ठीक है। कनेक्ट करना है आपने सब चीज़, तब समझ में आएगा एग्जाम में। तो पौड़ा नृत्य भी है। पौड़ा आपका मेहमान को कहा जाता है कुमाऊनी क्षेत्र में। जौनसारी में मेहमान को पावड़ा कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे देखिए जो पाहुना है, पाहुना भी आपका मेहमान के लिए प्रयोग होता है, जो कि भोजपुरी वगैरह में यूज होता है, ठीक है, भोजपुरी या अवधी भाषा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक इससे जुड़ी हुई आपकी लोकोक्ति भी पूछी जाती है पौड़ा वाली, ठीक है। पौड़ा पूछी पकौड़ी, पौड़ा पूछी पकौड़ी मैंने आपको कराया उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आपको इस लोकोक्ति का अर्थ बताया है। 22 या 23 पार्ट में दे चुका हूँ, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वहाँ पर देख लेना इसका अर्थ क्या है, पौड़ा पूछी पकौड़ी। और जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राम भक्त कवियों के काव्य में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? ठीक है, तो देखिए जो हमारे राम भक्त कवि हैं, राम भक्त कवियों ने इनमें से कौन सी भाषा को ज़्यादा प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में? तो इसका उत्तर है भाई आपका अवधी भी यूज किया, ब्रज भाषा भी यूज किया है। ज़्यादा ब्रज भाषा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए, जैसे राम भक्त कवियों में तुलसीदास जी का नाम आ जाता है, तुलसीदास की अधिकांश रचनाएं आप देखेंगे किसमें है? आपकी ब्रज भाषा में है, ठीक है। और कुछ रचनाएं हैं जैसे उनकी रामचरितमानस है, रामचरितमानस। रामचरितमानस जो रचना है आपकी तुलसीदास जी की, वो अवधी में की है उन्होंने, ठीक है। बाकी विनय पत्रिका वगैरह जो है वो उसमें ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343, ठीक है, 343, ध्यान रखेंगे दोस्तों, 343 एक है ये, 343 एक। इसमें ये बोला गया है कि जो भारत है इसकी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। ऐसे आर्टिकल 343 दो है, 343 दो में ये बोला गया है कि प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के सभी जो शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्य होंगे उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, ठीक है। ये भी है। ऐसे और भी आर्टिकल हैं, ऐसे आर्टिकल 351 पूछ लेता है, यानी कि हिंदी के लिए जितने भी आर्टिकल बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम बन जाता है, ठीक है।
चलिए अगला देखिए, जौनसारी बोली को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो जौनसारी किस वर्ग में रखी जाती है? आप सभी को पता है, जो हमारे भाषा विद्वानी जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने हमारी पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अभी यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो आपका रद्द हुआ था, उसमें पूछा भी गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में किया उन्होंने, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, अब जो जौनसारी आती है, जौनसारी आपकी पश्चिमी पहाड़ी में आती है, देखिए। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी आ जाती है आपकी। जौनसारी के साथ साथ इसमें आपका हिमांचली आ जाती है। हिमांचली के साथ साथ इसमें आपका सिरमौरी आ जाती है। यानी कि जो पश्चिम में स्थित हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी में हमारा कुमाऊं गढ़वाल आ गया। कुमाऊनी और गढ़वाली जो है हमारी मध्यवर्ती पहाड़ी भाषा में आ जाती है। ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली और इसकी जो भी बोलियां हैं, इनके अंतर्गत जितनी भी बोलियां होती हैं, वो सभी किस में आ जाती हैं? मध्यवर्ती पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी में हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं? तो पूर्वी पहाड़ी में हमारी आ जाती है कौन सी? पूर्वी पहाड़ी में जैसे आपकी नेपाली। ठीक है, नेपाली के अलावा जो नेपाल के सीरा क्षेत्र में सीराली बोली जाती है, इसको भी हम पूर्वी पहाड़ी में रखेंगे। ठीक है, डोटियाली भाषा। और इसके अलावा नेपाली की जो हमारी खसकुरा भाषा है, ये सभी किस में आ जाती है? पूर्वी पहाड़ी हिंदी में। पूर्वी हिंदी की बात नहीं कर रहा मैं, पूर्वी हिंदी में तो बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आते हैं। जो पहाड़ी भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया है पहाड़ी हिंदी को जॉर्ज गेरसन ने, उसमें जो पूर्वी पहाड़ी हिंदी है उसमें नेपाली, खसकुरा, सिराली। मध्यवर्ती पहाड़ी में आ जाती है कुमाऊनी गढ़वाली और इसकी जितनी भी उपबोलियाँ हैं। पश्चिमी पहाड़ी में हमारी जौनसारी, हिमांचली, सिरमौरी आती। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए अगला देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन कई बार मैं करवा चुका हूँ आपको। तो भारत में राजभाषा आयोग, इसका गठन हुआ था 7 जून 1955 को, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा। ठीक है, 7 जून 1955, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, राजभाषा आयोग जो बना भारत में, इसका गठन किया गया था आर्टिकल 344 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 344। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन घुमा भी सकता है, कभी एग्जामिनर बोल देगा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के द्वारा किया गया था? तो अनुच्छेद 344 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत ये आपका राजभाषा आयोग बना था। मगही किस उपभाषा की बोली है? देखिए, अब मगही पूछ लिया किस उपभाषा की बोली है, तो मगही जो है आपकी मैथिली की उपभाषा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसकी? मैथिली। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मैथिली है। और ये आ जाते हैं सब बिहारी के अंदर। ठीक है, बिहारी हिंदी में आते हैं। यानी कि बिहारी में अगर बोलें तो जो हमारे हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं आपकी। हिंदी में कितनी लगी है? 5 उपभाषाएं। ठीक है, 5 उपभाषा में पहली आ जाती है कौन सी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी? बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, कौरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहा जाता है, बुंदेली, कन्नौजी, बांग्रो और हरियाणवी। तीसरा आपका देखिए बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती हैं? तो बिहारी हिंदी में आपका मगही आ जाती है। मगही के अलावा मैथिली आती है और भोजपुरी। ये बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं, भाषाएं हैं। और चौथा देखिए आपका, चौथा कौन सा? राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी जो हिंदी है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी को। और पांचवा हमारी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, ठीक है, और इसके अलावा नेपाली वगैरह रखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बताइए। तो देखिए, आपको वर्णमाला में मैंने आपको कराया अच्छे से, और साथ ही रिवीजन क्लासेस महाकुंभ में भी कराया है। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह में घर्षण, फ्रिक्शन सा हमको, या फ्रिक्शन होने की वजह से ऊष्मा, हीट निकलती है। यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो हिंदी में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो तालव्य 100 हो गया, तंत्य 100, वत्य 100 और आपका हो। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उनमें से मुख्य कौन सा निर्णय था? तो राजभाषा के अलग अलग नियम आए हैं भाई। राजभाषा नियम 1976 है। 76 वाले में इनने क्या किया था कि, इसका राइट आंसर है सबसे पहले तो देखिए, राजभाषा नियमों को बनाया गया था इसमें, ये बिल्कुल सही है।
और इसके अलावा इसमें संसदीय राजभाषा समिति का भी गठन हुआ था, ये ऑप्शन भी बिल्कुल इसमें सही है। गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की स्थापना भी की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। उपयुक्त तो तीनों जो है इसमें सही है इसमें, ठीक है ऑप्शन। तो राजभाषा 1976 जो आया था ना, इसमें हिंदी के प्रयोग के लिए जो नियम बनाए गए, संसदीय समिति का गठन हुआ, और गृह मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर ही मैंने बताया था आपको राजभाषा विभाग और राजभाषा आयोग जो बना था, तो गृह मंत्रालय से अलग किया गया इसमें राजभाषा विभाग को, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है, जो गलत है वो बताना है आपने। असत्य कौन सा हो जाएगा। तो अनुस्वार जो है एक पृथक ध्वनि है, पहला ही इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। अनुस्वार जो होता है एक पृथक ध्वनि है, गलत है। अनुस्वार जो होता है ना, अनुस्वार स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होता है, स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होता है ये, ठीक है। यानी कि ये आपका पृथक ध्वनि नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, आपका अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, यानी कि इसमें जो मात्रा होती है गुरु होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा अनुनासिक एक पृथक ध्वनि होती है, तो अनुनासिक बिल्कुल सही है, ठीक है, पृथक ध्वनि है। और अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, अनुस्वार जो है पृथक ध्वनि नहीं होगा, तो अनुस्वार आपका ए जो है आपका, ये स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होता है। जबकि अनुनासिक जो है आपका स्वरों में भी अनुनासिक ध्वनि होती है, जैसे कि अंक की मैं बात करूँ, ठीक है, नाक से जिनकी उच्चारण करते समय नाक से जिनकी ध्वनि निकली, उसमें आपका पृथक ध्वनि हो सकती है, ठीक है, अनुनासिक में। ज्यों किसके मेल से बना है, वैसे इसको ज्यों बोलते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण ज्यों है। ज्यों हमारा बनता है किससे, ज धन यों से, ठीक है। ज धन यों हमारा ज्यों हो जाता है, ध्यान रखेंगे। आप सभी को पता है हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसका आंसर ये हो गया, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा ये ज्यों हो गया, आपने पढ़ लिया। इसके अलावा हमारा होता है क्या, छ, फिर एक हमारा होता है त्र, और एक होता है हमारा स्र, ये 4 होते हैं, ठीक है। मतलब ज्यों, स्र, त्र और स्र। छ जो होता है, छ क्षत्रिय है, ये आपका क धन सौ से मिलके बना है, ठीक है। त्र जो है आपका त धन र से मिलके बना है, और स्र जो है आपका सौ आधा सौ और र से मिलके बना है। निम्न में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं, तो कौन सी पत्रिकाएं जो कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होती हैं, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें पहरू पत्रिका, आदली कुशली, दुधबोली, यानी कि 1, 2, 4, ये तीनों पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं, ठीक है। ये दुधबोली पत्रिका देखिए, आपका पूछा भी गया है कई बार, इसके इसके साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं इनका नाम है मथुरा दत्त मठपाल जी, मथुरा दत्त मठपाल जी, ठीक है। कौ सुआ काथ कौ, इनसे क्वेश्चन भी बनाया था अभी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में लास्ट, ठीक है। इनकी 100 कहानियों का संग्रह है मथुरा दत्त मठपाल जी। इन पे मैंने आपका हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लासेस में इनकी पूरी रचना है, इनसे संबंधित फैक्ट दिए हैं, देख लीजिएगा आप। महात्मा गांधी किसे भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे, तो गांधी जी चाहते थे कि हिंदी ही हमारी क्या बने, राजभाषा बने, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। गांधी जी के नज़रों में हिंदी ही सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली और आम जनमानस की भाषा थी। गांधी जी ने इसको आम जनमानस की भाषा भी संबोधित किया था, कभी क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखने का। आम जनमानस की भाषा किसने बोला हिंदी को, तो आम जनमानस जनमानस की भाषा बोला था हिंदी को गांधी जी ने। नेक्स्ट देखिए, कौरवी बोली का नामकरण निम्न में से किसने किया, ठीक है। तो कौरवी बोली को खड़ी बोली भी कहा जाता था, खड़ी बोली इसका नाम था। तो खड़ी बोली को सबसे पहले कौरवी बोली नाम दिया था किसने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। तो पहले देखिए, कौरवी जो बोली थी ना, कौरवी बोली साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं, ठीक है। तो साहित्यिक रचनाएं, जब कौरवी बोली में, जो कौरवी बोली है, कौरवी बोली राहुल सांकृत्यायन, लेकिन कौरवी बोली में जब साहित्यिक रचनाएं अधिकतम होती गई, यानी कि खड़ी मतलब साहित्यिक रचनाएं जब कौरवी बोली में ज़्यादा बनने लगी है, साहित्यिक भाषा जब बनी है कौरवी बोली, तो इसको फिर खड़ी बोली बोला जाने लगा, ठीक है। ये पूरा इसके पीछे का फैक्ट है, खड़ी बोली बोला जाने लगा जब इसने साहित्यिक रूप लिया कौरवी बोली ने। राहुल सांकृत्यायन जी को हम जानते हैं, ठीक है, घुमक्कड़ कवि के तौर पे। राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम था केदार पांडे, ये भी आयोग ने पूछा है, केदार पांडेय।
इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता दी गई है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसमें आपका कौन सा शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थानी। राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है। हिंदी है, नेपाली है, गुजराती है, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण भाषाएं जैसे मैं बोलूँ बंगाली है। ठीक है, बंगाली के अलावा अगर बात करें कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत है, तमिल है। ठीक है, और पंजाबी है, मराठी है, कोंकणी है। तो ऐसे 22 भाषाओं को यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए एक बार देख ही लेते हैं संविधान में जो हमारी 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त। असमिया, डोगरी, ठीक है, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मैथिली। तो ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, कुमाऊनी भाषा की पहली कवयित्री निम्न में से किसे माना जाता है। तो बताना है आपको कुमाऊनी भाषा की जो पहली कवयित्री हैं इनमें से कौन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको उत्तरा जो हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रही थी मैंने पूरा इनमें बायोडाटा भी पढ़ाया है इनका। आप तभी मैं बोलता हूँ कि स्पेशल फैक्ट क्लास देखो, उत्तराखंड वाली भी हिंदी वाली भी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था देवकी मेहरा जी के बारे में। देवकी मेहरा जी को कुमाऊनी की पहली कवयित्री माना जाता है। पूरा टॉपिक दिया है इन पे मैंने, कौन सी इनकी रचना है वो भी मैंने बताया। हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास आप देखिए, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है, तो देवकी मेहरा जी आपको अच्छे से नाम याद रखना है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 177। आज तो कुछ पीवाईक्यू ज़्यादा रखे थे मैंने, आने वाले सेशंस में फिर आपको कुछ और कठिन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे आ रही भाई इसको फॉलो अवश्य करना, हिंदी वाली, उत्तराखंड जी के और जीएस वाली। साथ ही एप्लीकेशन स्टोर पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ये आपके सामने है। ठीक है, जो कि डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। और स्पेशली आगामी री एग्ज़ाम के लिए, जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए, यूके ट्रिपल एस सी री एग्ज़ाम के लिए, ये 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सीरीज वाली जो सीरीज है यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। ठीक है, यानी कि 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज, ये वाला कोर्स आपको लेना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जिसमें पूरे 50 पेपर है फुल लेंथ के। साथ ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसमें भी दिए गए और करंट अफेयर्स भी दिए गए। ठीक है, चलिए, तो टेस्ट आप लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज में लगाना बोल रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन स्टोर पे अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है जो कि 31 मार्च तक है। अभी आप कोई भी कोर्स लेंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे तो 25% का ऑफ है, तो इसका भी आप लोग लाभ उठा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।